हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि ये वाली क्लास में हम चल रहे हैं हिंदी पढ़ने, जिसमें हम लोग हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिए थे। अब हमें आज पढ़ना है जिसमें स्वरों को वर्गीकरण में पढ़े तो उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओंठ के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर आज हम पढ़ने चाह रहे हैं कि स्वरों का उच्चारण स्थान। तो देखते हैं, चलते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान। अब इसमें देखते हैं जो हमारे मूलतः 11 स्वर हैं, उसमें देखते हैं किसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है। तो छोटा आ और बड़ा आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई, जो छोटी ई है और बड़ी ही ई है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। कहाँ से होता है? तालव्य से होता है। उसके बाद बचता है हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब जैसे इसमें उच्चारण, जैसे हम छोटा ऊ बोल रहे हैं ऊ, तो हमारा ओठ गोलाकार हो रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ से बोला जाएगा? ओष्ठ से। कहाँ से बोला जाएगा? ओष्ठ से। उसके बाद छोटा आ गया, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद है हमारे पास री। री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। कहाँ पर होता है? मूर्धा से। मूर्धा। तो ये सभी उच्चारण स्थान छोटा बड़ा का कंठ से होता है, छोटी बड़ी ई से तालव्य से होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का ओंठ से होता है। उसके बाद फिर ये जो री का उच्चारण स्थान है वो होता है कहाँ से? मूर्धा का। आगे देखते हैं ए और आय। ए और आय। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये ए और आय का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो ये होता है कंठ। ये होता है कंठ प्लस तालु से। कंठ प्लस तालु से होता है। जैसे ये कंठ प्लस तालु से कहते होते, जैसे ए जो बनता है ये छोटा आ और ई से मिलके बनता है। छोटा आ और ई से मिलके बनता है, इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान होता है, जैसे ये आ है ये कंठ से बोला गया, उसके बाद छोटी है ये तालव्य से बोला गया है, तो इसीलिए ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, हमारे पास है ओ और औ। अगला बचा है ओ और औ। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से। अब देखो कंठ और ओष्ठ से कैसे होता है। इसमें ये ओ किससे मिलके बना होता है? ये ओ बना होता है छोटा आ और ऊ से मिलके बना होता है, इसलिए ये आ कहाँ से बोला गया? कंठ से। छोटा ऊ कहाँ से बोला गया? ओंठ से। इसलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ से कहा जाता है। यहाँ पे ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठोष्ठ से। ए ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? कंठ तालु से। दोस्तों देखते हैं, अब ये हमारा जितना स्वर था, जितने स्वर के भाग होते हैं वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं आगे व्यंजन, कि व्यंजन क्या है, व्यंजन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद पेपर में कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आता है यहाँ से व्यंजन से देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे सीखते हैं व्यंजन कैसे पहचानते हैं। जैसे ये लिखा है का, तो ये जो का लिखा है ये आधा का और किससे मिलके बना है? छोटा आ से। अगर का हमें बोलना है तो उसमें स्वर की सहायता लेना पड़ेगा। ये जो हलंत लगा है
ये जो हलंत लगा है ये हमारा आधा का है, इसे कहते हैं शुद्ध व्यंजन। क्या कहते हैं? शुद्ध व्यंजन। इसमें हलंत लगा होता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध व्यंजन। और ये क्या है? हमारा स्वर है। जब शुद्ध व्यंजन और स्वर मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? व्यंजन का निर्माण होता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे लिखा है गा, ये गा को अगर लिखना है तो आधा गा और छोटा आ, तो इसका मतलब ये शुद्ध व्यंजन हुआ और ये हमारा स्वर है। जब शुद्ध व्यंजन में स्वर का मेल हो जाता है तो ये हो जाता है व्यंजन। तो ये सभी जो हमारे ये का, खा, गा, घा, अंगा लिखे हैं, चा, छा, जा, झा, इया लिखा है, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ये जो लिखा हुआ है ये सभी इसमें हलंत रहेगा। इसमें क्या रहेगा? हलंत, क्योंकि ये जो व्यंजन है ये शुद्ध व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? शुद्ध व्यंजन है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो हमने सीख लिया कि व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पूछा जाता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। पेपर में पूछा जाता है व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कि व्यंजन में कहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्वरों का, व्यंजनों का वर्गीकरण। आगे पढ़ते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले यहाँ व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहला ये पढ़ते हैं कि स्पर्शी व्यंजन। क्या है? स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जब ये का से लेकर यहाँ तक माँ तक, का से लेकर माँ तक, ये जो का से लेकर माँ तक होते हैं ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। अब हम जैसे देखते हैं कि ये हमारा वर्ग कहलाता है। जैसे ये का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग हो गया, ये ता वर्ग हो गया और ये पा वर्ग हो गया। तो व्यंजन में जो वर्ग होते हैं वो होते हैं 5 वर्ग। कितने होते हैं? 5 वर्ग। अगर एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण है, तो ऐसे हमारे पास कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5। तो कितने हो जाएंगे? 25। इसका मतलब अगर एक वर्ग में 5 वर्ण है तो 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे? 25। इन्हीं 25 वर्णों को हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजन कौन सा होता है, तो का से लेकर माँ तक के जो सभी होते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे ये 25 आया। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 25 होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हमारा ये वाला स्पर्शी व्यंजन समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं कि अगला भाग कौन सा है इसका व्यंजनों का वर्गीकरण में। एक तो स्पर्शी व्यंजन हो गया, दूसरा होता है नासिका वर्ण, जिसको बोलने पर हमारे नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? नासिका वर्ण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का जो 5वां वर्ण होगा, जैसे अंगा, इया, अड़ा, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सभी कौन से
वर्ण है नासिका वर्ण। तो पेपर में पूछा जाता है कि नासिका वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो हर वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है, नासिका। जैसे इया, अड़ा, ना, इया, अंगा, अड़ा, ना, मा, तो ये सभी क्या होते हैं, नासिका वर्ण होते हैं। ये है नासिका वर्ण, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सभी क्या कहलाते हैं, नासिका वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला कौन सा वर्गीकरण में अगला हो गया, ये तो था नासिका वर्ण कौन कौन से होते हैं। उसके बाद एक आता है हमारा वर्गीकरण में स्पर्श, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो जैसे संघर्षी का मतलब ऐसा वर्ण जिसको हम बोलने में थोड़ा संघर्ष जैसे होता है, कौन कौन सा लिख देते हैं पहले। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो चा, छा, जा, ये सभी कौन से वर्ण होते हैं, चा, छा, जा, और ये कौन से वर्ण होते हैं, नासिक वर्ण होते हैं। नासिक ने स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इसमें हम देखते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, छा, जा, झा, ये सभी कौन से होते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, चा, छा, जा, झा, इनको बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो पेपर में पूछा जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो चा, छा, जा, झा। उसके बाद अगला चलते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बाद कौन कौन से हमारे पार्ट होते हैं जिनका वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें पेपर में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो या, रा, ला, वा, ये सभी कौन से वर्ण हैं, अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें अगर थोड़ा और गहराई से जाएं तो इसमें पूछ लिया जाता है कि अर्धस्वर, क्या पूछ लिया जाता है, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, तो या और वा कौन से वर्ण होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। उसके बाद एक पूछा जाता है पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं, तो पार्श्विक वर्ण होते हैं, पार्श्विक व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये होता है ला। ये पेपर में भी पूछा गया है, बीएड एंट्रेंस में भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है या पार्श्विक वर्ण है, तो कौन सा है, ला। उसके बाद एक और इसी में देखता है बचा है कौन सा, रा। तो रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। कौन सा, लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो पूछा जाएगा पेपर में क्या पूछे, लुंठित व्यंजन कौन कौन से हैं, तो हम बता लुंठित व्यंजन रा, पार्श्विक व्यंजन ला, अर्धस्वर या और वा। ये तो था हमारा किस पर, वह व्यंजनों का वर्गीकरण का अंतस्थ व्यंजन होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, एक और हमारा है कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन दोनों अलग अलग है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये होते हैं चा, छा, जा, झा, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन होता है सा, खा, सा, हाँ, ये सभी हमारे कौन होते हैं, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो सा है हमारा, ये वाला सा, ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो ये जो सा है इसे हम तालब्ध वाला सा कहते हैं। कौन सा, तालब्ध वाला सा कहते हैं। इस वाले सा को कहते हैं मूर्धा सा कहते हैं। इस वाले सा को कौन सा कहते हैं, मूर्धा सा कहते हैं।
इस वाले सा को मूर्धा सा कहते हैं। उसके बाद इस वाले सा को दंती सा कहते हैं, इस वाले सा को दंती सा कहते हैं। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि तालव्य सा कौन सा है, तो इस वाले को तालव्य सा, इस वाले को मूर्धा सा, इस वाले को दंती सा कहते हैं। तो इसमें ऊष्म और संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। सा, खा, सा, हा, ये सभी कौन से हैं? ऊष्म और संघर्षी व्यंजन हैं। उसके बाद आगे देखते हैं अगला पार्ट, ये है संयुक्त व्यंजन। अगला होता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन में जो आते हैं वो आता है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये छत्र, ज्ञा और स्रा किस में आते हैं? ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब ये पेपर में पूछ लिया जाता है जो संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्र, ज्ञा, ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं। तो देखते हैं ये जो छा है ये मिला है, बनकर बना है आधा का और मूर्धा वाले सा से, आधा का और मूर्धा वाले सा से। उसके बाद त्रा बना है आधा ता और रा से मिलके बना है। उसके बाद जो ज्ञा है वो मिलकर बना है आधा जा और या से मिलके बना है। उसके बाद ये जो स्रा है इस वाले सा से, कौन से सा? तालव्य वाले सा से, सा और रा से मिलके बना है। तो पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो छत्र, ज्ञा और स्रा ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो इसको हम बता देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो पार्ट होता है वह होता है उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन। अब ये उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन कौन कौन सा होता है? तो ये जो होता है हमारा ये होता है ढा, ड और ढा, जिस पर ये यहाँ पर गोला होता है। ड और ढा ये सभी कौन से दोनों होते हैं? उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन होते हैं। जैसे हमें लिखना है ये, जैसे यहाँ पर वह ये डाढ़ा है लेकिन ये ड ढा है। जैसे हमें लिखना है, अगर ये लिखना होगा हमें सड़क, क्या लिखना है? सड़क। तो हम सड़क में ये वाला अड़ा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसमें हम ये प्रयोग करेंगे ये वाला, इसलिए ये नहीं तो गलत होगा। तो यहाँ पे कौन सा? ये वाला। जैसे हमें लिखना है पढ़ाई, कौन सा? पढ़ाई। तो पढ़ाई भी ऐसे लिखेंगे, अगर ये लिखेंगे तो ये गलत होगा। तो ये हमें कौन सा? उपक्षिप्त व्यंजन वाला प्रयोग करना है सड़क और पढ़ाई में। तो उसके बाद अब देखते हैं आगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगत, आगत व्यंजन कौन सा है? आगत व्यंजन और आगत स्वर, आगत व्यंजन और आगत स्वर, ये दोनों क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि आगत व्यंजन क्या है, आगत स्वर क्या है। तो जो आगत व्यंजन होता है वो जा और फा होता है, जा और फा। यहाँ पर नुक्ता का चिन्ह लगा होता है, कौन सा? नुक्ता। तो ये जा फा कौन से हैं? आगत। तो आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। और उसके बाद ये आगत स्वर कौन सा होता है? बड़ा आ। ये ऐसे करके, जैसे डॉक्टर वॉक्टर लिखा जाता है, जैसे डॉक्टर लिखा जाता है, ये वाला, ये होता हमारा आगत स्वर। उसके बाद यहाँ तक ये हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण था कि पहले हमने देखा कि जो था हमारा कि स्पर्श और संघर्षी व्यंजन कौन कौन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उसके बाद फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ देखे थे नासिका वर्ण। उसके बाद फिर देखे थे कि यार अलावा अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद यहाँ देखे थे उस संयोग क्या कहते हैं, शाखा साहा, ये संघर्षी व्यंजन। उसके बाद फिर यहाँ छत्रंग और ये देखे थे कौन सा,
संयुक्त व्यंजन देखे थे, यहाँ तक दोस्तों देख लिए थे। उसके बाद अब आगे चलते हैं इनका उच्चारण स्थान, मतलब ये जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है। जैसे हमारे पास 5 वर्ग होते हैं, जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये सभी हमारे क्या हैं, 5 वर्ग हैं। तो ये जो कंठ से बोले जाते हैं। अब हम सीखते हैं इनका उच्चारण स्थान। व्यंजनों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। जैसे कंठ से कौन सा बोला जाएगा, का वर्ग। ये जो पूरा का वर्ग है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। अब इन्हीं के साथ जो छोटा आ था, बड़ा आ था, उसके बाद ये अह और हा, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। उसके आगे अगला हमारा कौन सा है, तालव्य। अब तालव्य, ताल से देखते हैं कौन सा बोला जाता है, चा वर्ग। कौन सा, चा वर्ग बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है, चा वर्ग। तालु से चा वर्ग। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसमें ताई कौन सा बोला जाता है। तो ये दो अभी इसके पहले बता दिए स्वरों के वर्गीकरण में कि दोनों ई। अब यहाँ पर या और सा भी बोले जाते हैं। ये देखो तालव्य वाला सा इसमें आ गया। उसके बाद मूर्धा, कौन सा, मूर्धा। अब पूछा जाएगा मूर्धा का उच्चारण स्थान का, इसमें कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला क्या है, ता। कौन सा, टा वर्ग। ये जो होते हैं टा वर्ग किसमें वो बोले जाएंगे, जैसे टा, ठा, डा, ढा, ये सभी कहाँ बोले जाएंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि और कौन सा, तो ये री भी पहले स्वर में बता दिए मूर्धा से। उसके बाद ये जो मूर्धा वाला सा है ये बोला जाएगा मूर्धा से। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कंठ हो गया, ताल, मूर्धा, दंत। कौन सा, दंत। अब दंत से बोला जाएगा ता, था, दा, धा, ना। तो दंत से ता वर्ग बोला जाएगा। दंत से कौन सा, ता वर्ग बोला जाएगा। अब यहाँ ता के साथ साथ देखेंगे और कौन सा वर्ण बोला जाएगा। तो एक सा, रा, ला, ये सा भी बोला जाएगा, दंती वाला सा। ये रा भी उच्चारण स्थान दंत से होगा। ला का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, दंत से। एक और हमारा बचा है कौन सा, ओष्ठ। कौन सा, ओष्ठ। ओष्ठ से जैसे हमें पा बोलना है तो बिना दोनों ओंठ जोड़कर हम पा नहीं बोल सकते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति हो जो बिना ओंठ सटाए पा बोल दे, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पा, फा, बा, भा बिना ओंठ सटाए, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कहाँ से दे दिया गया है, ओंठ से दे दिया गया है। तो इसमें आता है कौन सा, पा वर्ग आता है। कौन सा, पा वर्ग। अब जैसे में ऊ बोलना है तो ऊ का भी उच्चारण स्थान अभी स्वर में पढ़े थे कि ओठ गोलाकार हो जाता है, तो इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा। तो ये था हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण। और इसके पहले हमने पढ़ लिया है स्वरों का वर्गीकरण, और स्वरों का कितने भेद हैं ये भी पढ़ लिया है। व्यंजन के कितने भेद हैं, स्पर्शी व्यंजन हो गए, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन हो गए, उसके बाद नासिका वर्ण हो गया, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया, और यहाँ पे क्या कहते हैं उसमें संघर्षी व्यंजन हो गया। उसके बाद फिर हमारा कौन सा, ये हो गया संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों ये हमारा वर्णमाला का जो स्वर और व्यंजन था ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इसमें एक टॉपिक और बचा है, अल्प प्राण और महाप्राण। कौन सा, अल्प प्राण और महाप्राण, और दूसरा है सघोष और अघोष। अब इसको सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण हम लाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।